दोस्तों, कहानी की शुरुआत मैथ्यू नाम के एक युवक से होती है। मैथ्यू यानी एक साधारण सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और दिल में एक बड़ा सा सपना। वो अनाथ है, मतलब उसके माँ बाप नहीं है, कोई अपना नहीं है। वो एक किराए के छोटे से कमरे में रहता है और दिन रात सिर्फ एक ही काम करता है, लिखना। वो अपना पहला उपन्यास लिख रहा है, जिसका नाम है समवन फ्रॉम बिहाइंड, यानी पीछे से कोई। ये नाम अपने आप में एक रहस्य छुपाता है ना? असल में मैथ्यू चाहता है कि वो एक प्रसिद्ध लेखक बने। उसके पास पैसे नहीं है, नाम नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि उसकी कलम में जादू है। लेकिन दोस्तों, हकीकत बहुत क्रूर होती है। दिन में मैथ्यू एक दिहाड़ी मजदूर का काम करता है। वो एक कार्गो ट्रक में सामान लादता और उतारता है। कभी वो रेस्टोरेंट का कचरा उतार रहा होता है, तो कभी कॉलेज के स्टूडेंट्स का सामान लाद रहा होता है। उसकी उंगलियां कलम की स्याही से नहीं, बल्कि मिट्टी और पसीने से सनी रहती हैं। एक दिन भाग्य का एक धागा घूमता है। मैथ्यू को एक यूनिवर्सिटी कैंपस में डिलीवरी करनी होती है। वो एक ट्रॉली पर बक्से लादे जा रहा होता है कि उसकी नजर एक ऑडिटोरियम के अंदर जाती है। वहां पर एक सेमिनार चल रहा है और एक महिला, जो बिल्कुल परी की तरह दिखती है, साहित्य के छात्रों को संबोधित कर रही है। दोस्तों, वो महिला कोई और नहीं, बल्कि एलिस है। एक युवा, खूबसूरत और बहुत ही लोकप्रिय लेखिका। मैथ्यू की नजर जैसे उससे चिपक जाती है। दिल में कुछ होता है। उस पल मैथ्यू को लगता है, ये है वो, पहली नजर में प्यार। लेकिन ये प्यार एक तरफा है। वो तो सिर्फ मजदूर है, चिथड़ी कपड़ों में खड़ा है, और एलिस मंच पर रोशनी में नहा रही है। तभी उसकी साथी मजदूर ने उसके कंधे पर थपकी देते हुए कहा, तेरा सपना तो बहुत बड़ा है मैथ्यू, लेकिन हम तो कूड़ा उठाने वाले हैं। ये सुनकर मैथ्यू अपनी नजरें हटा लेता है, झाड़ू उठाता है और काम पर लग जाता है। लेकिन उसकी आंखों में एलिस की तस्वीर बस चुकी होती है। दिन गुजरते हैं। मैथ्यू को एक पत्र मिलता है। उसके चेहरे पर मुस्कान तैरती है, क्योंकि ये पब्लिशर का पत्र है। उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। उसने अपना नॉवेल समवन फ्रॉम बिहाइंड पब्लिशर को भेजा था। वो सपने देखता है, किताब छपेगी, वो अमीर होगा, एलिस जैसी लड़की उससे प्यार करेगी। लेकिन दोस्तों, फिल्मों में अक्सर सपने टूटते हैं, और यहां वो टूटते हैं बुरी तरह। पत्र खोलते ही मैथ्यू का चेहरा उतर जाता है। 2 शब्द लिखे थे, अस्वीकृत। उसका दिलो दिमाग सुन्न हो जाता है। लेकिन मैथ्यू जिद्दी है। वो पब्लिशर को फोन करता है, पूछता है, मेरे लेखन में क्या कमी है? और पब्लिशर फोन काट देता है। उसकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं। अब अगली सुबह मैथ्यू अपनी नौकरी पर लौटता है। उसके बॉस उसे एक नया काम सौंपते हैं, एक अपार्टमेंट की सफाई। इस फ्लैट में एक बूढ़े आदमी का किराएदार था, जिसकी 2 दिन पहले मौत हो गई थी। मकान मालिक बताता है, ये बूढ़ा यहां पिछले 35 साल से अकेला रहता था। कोई आता जाता नहीं था, कोई बच्चा नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। दोस्तों, कल्पना कीजिए, 35 साल अकेले रहना। जब वो मरा तो पड़ोसी को दुर्गंध आई, तब पता चला। अब जो फर्नीचर अच्छा है उसे चैरिटी में दे देना, बाकी सब फेंक दो। मैथ्यू कमरे में घुसता है और देखता है कि पूरा कमरा किताबों, अखबारों और पन्नों से अटा पड़ा है। हर जगह लिखावट है, हर दीवार से कोई कहानी बोल रही थी। मैथ्यू को पता चलता है कि इस मुर्दे का नाम लियोन था। उसे एक पुरानी फोटो मिलती है, जिसमें एक जवान सैनिक अल्जीरिया में बंदूक लिए खड़ा है। वो सैनिक लियोन था। और फिर क्या, मैथ्यू को एक कैबिनेट के ऊपर धूल भरी चमड़ी की डायरी गिरती है। वो उठाता है, हाथ कांपते हैं, मन में कौतूहल जागता है। वो डायरी खोलता है और जैसे ही पहला पन्ना पड़ता है, उसे बिजली का झटका लगता है। ये कोई साधारण डायरी नहीं थी, ये लियोन का जंग डायरी था, अल्जीरिया की लड़ाई का चश्मदीद गवाह। लियोन लिखता है, पहली हत्या, मैंने उस व्यक्ति के चेहरे पर गोली चलाई। मुझे नहीं पता था कि खून इतना काला होता है। आसमान काला पड़ गया, मेरे हाथ गुनाह से लाल हैं, और सबसे बुरा, मैंने महिलाओं और बच्चों को मरते देखा। दोस्तों, यहां से शुरू होता है असली खेल। मैथ्यू अपने कमरे में बैठा है, नया नॉवल लिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका दिमाग सूखा पड़ा है। उसे कोई मूल कहानी नहीं सूझती। वो खुद को एक ठग समझने लगा है। उसे पता है कि उसमें वो प्रतिभा नहीं है जो लियोन में थी। फिर एक रात वो लियोन की डायरी दोबारा खोलता है, और फिर वो करता है जो एक सच्चा इंसान कभी नहीं करता, साजिश। वो तय करता है कि वो लियोन की कहानी चुराएगा। हाँ दोस्तों, ये प्लेजरिज्म नहीं, ये आत्मा की चोरी थी। लियोन का अनुभव, उसका दर्द, उसकी मौतें,
सब कुछ मैथ्यू अपने नाम पर लिखेगा। लेकिन चालाकी ये कि वो किरदारों के नाम बदल देता है, कुछ जगहों को मोड़ देता है। वो डायरी को कई दिनों तक दोबारा लिखता है, अपनी भाषा में ढालता है, लेकिन सार तत्व वही रखता है। अल्जीरिया की जंग, काली रेत और उस पर बहता हुआ खून। उसने अपने नॉवल का नाम रखा ब्लैक सैंड, यानी काली रेत। मैथ्यू को पता है कि वो एक ऐसी किताब लिख रहा है जो किसी मुर्दे के दर्द पर आधारित है। उसकी रूह कांपती है, लेकिन महत्वाकांक्षा उस रूह को दबा देती है। किताब खत्म होती ही वो सबूत मिटाने के लिए लियोन की असली डायरी को आग के हवाले कर देता है। वो चूल्हे की आग में उन पन्नों को जलाते हुए कहता है, अब ये सिर्फ मेरी कहानी है। और अगले ही दिन उसकी जिंदगी बदल जाती है। पब्लिशर फोन करता है, मैथ्यू, आपका ब्लैक सैंड कमाल है, बेहतरीन है, हमें आपसे मिलना है। मैथ्यू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोस्तों, 3 साल बीत जाते हैं। स्क्रीन पर 3 इयर्स लेटर आता है और सब कुछ बदल चुका होता है। मैथ्यू अब कोई मजदूर नहीं है, वो एक सेलिब्रिटी है। ब्लैक सैंड एक बेस्ट सेलर है, ढेर सारे पैसे हैं, बड़ा घर है, नाम है, और सबसे बढ़कर एलिस अब उसकी गर्लफ्रेंड है। जी हां, वही एलिस जिसे वो कॉलेज में घूरता था, अब उसे प्यार करती है। मैथ्यू का सपना पूरा हुआ, लेकिन सपने का सबसे बुरा हिस्सा ये है कि वो आधारहीन है। एलिस उसे अपने माता पिता से मिलवानी समुंदर किनारे स्थित अपने भव्य बंगले पर ले जाती है। उसके पिता हैं एलन, एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति। मां है हेलेन। बंगला देखते ही बनता है, क्रिस्टल की झाड़ियां, समुंदर का नजारा और सबसे खास एलन का संग्रह। उसके पास फ्रांसीसी राजघरानों के दुर्लभ हथियार हैं। उसने गर्व से मैथ्यू को 17वीं सदी की एक पिस्तौल दिखाई। ये असली सोने जड़ी है मैथ्यू, हजारों में एक। मैथ्यू मुस्कुराता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। इस दौरान एलिस मैथ्यू को समुंदर किनारे टहलाने ले जाती है। वो एक पुरानी शेड की तरफ इशारा करती है। यहां मैं बचपन में अपने पिता के साथ लुका छिपी खेला करती थी। मैथ्यू हंस देता है, लेकिन उसकी हंसी में एक खोखलापन होता है। और फिर अचानक मैथ्यू के फोन की घंटी बजती है। पब्लिशर है, आवाज में सख्ती है। मैथ्यू, आपने करार तोड़ा है। 3 साल हो गए ब्लैक सैंड को और आपने एक नया पन्ना नहीं भेजा। आपकी रॉयल्टी रोकी जा रही है। हर लेखक को अनुबंध के तहत कम से कम 2 नॉवल देने होते हैं, तब रॉयल्टी जारी रहती है। आपको एक भी नहीं दिया। मैथ्यू का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसके खाते खाली हो रही हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने सारी प्रतिभा चुराई थी। उसके पास अपनी कोई कहानी नहीं है। वो एक खोखला बर्तन है, ऊपर से चमकीला, अंदर से खाली। अब इस बंगले में एक नया शख्स आता है, स्टेन। असली नाम स्टैनिस्लॉस, छोटा नाम स्टेन। दोस्तों, स्टेन को देखते ही समझ आता है ये कोई साधारण इंसान नहीं है। ये एलेन और हेलेन का गॉडसन है, यानी धर्मपुत्र। अमीर है, घमंडी है, पीता है, तंज कसता है, और सबसे बड़ी बात, उसे एलिस से प्यार है और वो मैथ्यू से जलता है। स्टेन मैथ्यू को चुनौती देता है, तो तुम वो लेखक हो जिसने अल्जीरिया की लड़ाई के बारे में लिखा, बड़े पैमाने पर रिसर्च की होगी। मेरे पिता भी अल्जीरिया में थे, मैंने सब पढ़ा है। तुमने जो लिखा वो बिल्कुल सटीक है। हैरानी होती है, तुम कभी गए ही नहीं वहां। ये ताना था दोस्तों। स्टेन मैथ्यू में कमी तलाश रहा था। बातचीत में स्टेन कहता है, एलिस के आदमी के लिए स्टैंडर्ड बहुत ऊंचे हैं मैथ्यू, क्या तुम उन पर खरे उतरते हो? मैथ्यू शराब का घूंट पीता है और चुप हो जाता है। इसी बीच मैथ्यू एक जोखिम उठाता है। वो अपनी पहली अस्वीकृत पांडुलिपि समवन फ्रॉम बिहाइंड एलिस को दे देता है। बोलता है, ये एक दोस्त की किताब है, बस इसका रिव्यू कर देना। वो ये देखना चाहता था कि क्या उसकी असली रचना में दम है, क्या वो बिना चोरी के सफल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अच्छे इंसान के साथ अक्सर निराशा होती है। शाम को एलिस कहती है, मैथ्यू, वो पांडुलिपि बेहद खराब थी, मैं उसे आधा भी नहीं पढ़ पाई। इतनी उबाऊ, कोई पब्लिशर इसे प्रकाशित नहीं करेगा। मैथ्यू के अंदर सब कुछ टूट जाता है। उसे यकीन हो जाता है वो कभी लेखक नहीं बन सकता। उसकी पहचान सिर्फ एक धोखा है। अब हालात बिगड़ते हैं। बैंक का फोन, आपका क्रेडिट कार्ड लिमिट खत्म हो गया, तुरंत पैसे जमा करें। मैथ्यू के पास पैसे नहीं है, रॉयल्टी बंद है और नया नॉवल लिख नहीं पा रहा। उसकी मानसिक हालत बेहद खराब हो जाती है। वो फर्जी दुर्घटना बनाता है, खुद पर चोट करता है, अस्पताल जाता है, कहता है लुटेरों ने हमला किया। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है।
ये दिखाता है कि मैथ्यू अब झूठ की इतनी आदी हो चुका है कि सच उसके लिए मुश्किल है। और वो ये सब इसलिए करता है ताकि एलिस और उसके परिवार को पता ना चले कि वो तनाव में है, आत्मघाती है और उसके पास कुछ नहीं बचा। परेशानी का एक और शैतान आता है, आर्नो। मैथ्यू और एलिस किताबों की दुकान में फैन साइनिंग इवेंट में होते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी मैथ्यू के पास आता है और धीमी आवाज में कहता है, मैं लियोन का दोस्त हूं। तुमने उस मुर्दे की डायरी चुराई है। 500 मिलियन चाहिए वरना सबको बता दूंगा। मैथ्यू के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। अगले दिन आर्नो फिर फोन करता है, मैथ्यू, मैं तुम्हारे घर के आंगन में एलिस को देख रहा हूं। अंदाजा लगाओ मैं वहां कैसे हूं। यानी वो उनकी जासूसी कर रहा है। मैथ्यू को एहसास होता है उसके पास भागने की कोई जगह नहीं है। दोस्तों, अब मैथ्यू एक ऐसा कदम उठाता है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। वो एलन के कीमती पिस्तौल को चुराने की योजना बनाता है। वो गोल्फ के दस्ताने पहनता है, खिड़की तोड़ता है, सब कुछ इस तरह सजाता है कि लगे जैसे कोई बाहरी चोर आया हो। वो चाहता है कि पिस्तौल ले जाए और आर्नो को देकर उसे चुप कराए। लेकिन जैसा कि कहते हैं, भगवान बेवकूफों का साथ नहीं देता। जिस रात मैथ्यू पिस्तौल छुपाता है, उसी रात स्टेन, जो पहले से ही मैथ्यू पर शक करता है, उसके कमरे में घुस जाता है। स्टेन वहां पिस्तौल ढूंढ लेता है। उसी समय मैथ्यू वहां आता है। स्टेन और मैथ्यू के बीच झड़प होती है। स्टेन ताना मारता है, तू कभी एलिस के लायक नहीं था। तू चोर है, धोखेबाज है। दोनों में हाथापाई होती है। स्टेन चिल्लाता है, मैथ्यू डर जाता है और संघर्ष के दौरान मैथ्यू वहीं पिस्तौल उठाकर स्टेन की सिर पर दे मारता है। बस एक ही वार और स्टेन वहीं ढेर हो जाता है। दोस्तों, स्टेन मर चुका होता है। मैथ्यू के हाथ में खून लग जाता है। उसके दिमाग में सब कुछ घूम जाता है। वो पागलों की तरह सिर्फ इतना सोचता है, लाश से कैसे छुटकारा पाया जाए। मैथ्यू ने लाश को उसी कोठरी में छुपा दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद एलिस आ जाती है, कुत्ते के साथ। कुत्ता कोठरी को सूंघने लगता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। मैथ्यू घबरा जाता है, लेकिन बहाना बनाता है, ये कुत्ता मुझे पसंद नहीं, इसे बाहर ले जाओ। वो एलिस को भगा देता है। रात को जब सब सो जाते हैं, मैथ्यू लाश को एक चटाई में लपेटता है। उसका शरीर पतला है, बल कम है, लेकिन डर उसे ताकत देता है। वो लाश को ऊपर की मंजिल से नीचे धकेलता है, फिर अपने कंधे पर लाद कर समुंदर किनारे ले जाता है। वहां पास में भारी धातु के बोझ मिलते हैं। वो उन बोझों को शरीर से बांधता है और उसे समुंदर में फेंक देता है। पानी काले रंग की तरह मुंह बाए खड़ा है। लाश नीचे डूबती है। मैथ्यू रोता है, लेकिन सुबकते हुए भी वो वापस आता है। लेकिन दोस्तों, विधि का विधान, जब वो वापस लौटता है तो नाव का इंजन बंद हो जाता है। ठीक उसी वक्त समुद्री पुलिस की गश्ती नाव नजर आती है। मैथ्यू अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और जानलेवा तैर कर किनारे लगता है। भोर हो चुकी है। वो बंगले में छुपकर घुसता है और बिस्तर में लेट जाता है। लेकिन एलिस जाग चुकी होती है। वो चुपचाप देखती है, सोचती है, ये आदमी पूरी रात बिना बताए कहां था। दोस्तों, स्टीन की लाश को समंदर में फेंकने के बाद मैथ्यू की रातें जहन्नुम बन गई थीं। हर सपने में खून, हर आवाज में स्टीन की चीख, तू कभी नहीं बचेगा। और इस डर से भी बड़ा था पब्लिशर का फोन। एक दिन पब्लिशर ने सीधा कहा, मैथ्यू, 3 साल में एक पन्ना नहीं लिखा, अब 2 महीने की मोहलत। नया उपन्यास नहीं दिया तो केस होगा। मैथ्यू का दिमाग सुन्न था। उसे कोई कहानी नहीं सूझ रही थी। तभी उसकी नजर लियोन की जली हुई डायरी के एक कोने पर पड़ी। वहां लिखा था, सच कभी मरता नहीं, वो सिर्फ छुप जाता है। और उस रात मैथ्यू ने सबसे कठिन फैसला लिया, अपनी ही जिंदगी लिखने का। उसने खाली डायरी उठाई और पहली पंक्ति लिखी, मेरा नाम मैथ्यू है। मैं कोई लेखक नहीं, एक चोर हूं, झूठा हूं और हत्यारा हूं। लेकिन फिर उसे डर लगा, अगर किसी ने पढ़ लिया तो उसने सारे नाम बदल दिए। एलिस को क्लारा लिखा, स्टीन को मार्क और खुद को जूलियन। लेकिन कहानी वही थी, चोरी की डायरी, झूठी शोहरत और एक हत्या। जब उपन्यास खत्म हुआ, उसने नाम रखा फॉल्स प्रिटेंसेस, झूठे बहाने। उसने ये किताब एलिस को पढ़ने को दी। एलिस ने पढ़ा और कहा, ये तो हमारी कहानी जैसी है मैथ्यू, और ये जूलियन, उसे जेल होनी चाहिए। मैथ्यू की मुंह से निकल गया, और अगर वो जूलियन मैं ही हूं। एलिस हंस दी, तुम मजाकिया हो, तुम तो ब्लैक सैंड के लेखक हो। मैथ्यू मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें रो रही थी, क्योंकि वो जानता था एक दिन सच सामने आएगा। सुबह भयावह खबर आती है, समुद्र में एक लाश मिली है।
स्टीन के नाखूनों के नीचे चमड़ी मिली है, मतलब उसने मरने से पहले किसी को जोर से खरोचा था। पुलिस घर में आती है। रविवार को हर किसी का डीएनए टेस्ट पेरिस में होगा, कोई भी बाहर नहीं रहेगा। मैथ्यू के होश उड़ जाते हैं। डीएनए रिपोर्ट आते ही वो पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी। तब वो एक ऐसा कदम उठाता है जिसे कोई भी समझदार इंसान कभी नहीं उठाता। वो आर्नो को फोन करता है और मिलता है। उसने पिस्तौल तो आर्नो को दे दी थी, लेकिन अब आर्नो और पैसे मांगता है। मैथ्यू उसे कार में बुलाता है। उसने कार की सीट बेल्ट के लॉक में एक सिक्का डाल दिया है ताकि बेल्ट ठीक से लॉक ना हो। फिर जानबूझकर कार को चट्टानों में टक्कर मारता है। आर्नो मर जाता है, लेकिन मैथ्यू बच जाता है क्योंकि उसने अपनी बेल्ट ठीक से लगाई थी। चालाकी देखिए। और फिर वो करता है सबसे बड़ा धोखा। वो आर्नो की लाश को ड्राइवर सीट पर बिठाता है, उस पर अपनी घड़ी, बटुआ, फोन सब कुछ रख देता है। कार को पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। पूरी दुनिया को यकीन हो जाता है कि मैथ्यू उसी कार में जलकर मर गया। 2 साल बीत गए। दोस्तों, सोचिए, मैथ्यू जीवित है, लेकिन पूरी दुनिया में उसे मृत समझा जा रहा है। वो फिर से वही बन चुका है जो पहले था, एक कूड़ा बीनने वाला मजदूर। वो तन्हा है, उदास है, उसके पास कुछ नहीं है, न पैसा, न पहचान, न एलिस। लेकिन भाग्य उसे आखिरी सितम सहाने के लिए छोड़ता है। एक दिन बारिश हो रही है, मूसलाधार। मैथ्यू एक किताबों की दुकान के पास से गुजरता है। वहां खिड़की पर बड़ा सा पोस्टर लगा है, उसकी अपनी तस्वीर। वो हैरान रह जाता है। वो पोस्टर एक नॉवल का है, फॉल्स प्रिटेंसेस, झूठे बहाने। वही नॉवल जो उसने एलिस को दिया था, जो उसकी अपनी जिंदगी पर आधारित था। वही किताब जिसमें उसने झूठ, हत्या और धोखे के पूरे सफर को लिखा था, बस नाम बदल दिए थे। और उस दुकान के अंदर मैथ्यू देखता है एलिस को। वो काउंटर पर बैठी है, उसकी गोद में एक बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा। मैथ्यू को लगता है ये मेरा बेटा है। उसका दिल टूट जाता है। वो अपने बच्चे को गले नहीं लगा सकता, उसे छू नहीं सकता, उससे बात नहीं कर सकता। वो खिड़की के बाहर खड़ा है, बारिश में भीगता हुआ, उससे बस कुछ फीट की दूरी पर, लेकिन जिंदगी भर का फासला। एलिस अचानक दरवाजे की तरफ देखती है। उसकी नजरें मैथ्यू से मिलती हैं। मैथ्यू सांस रोक लेता है। क्या वो पहचानेगी? क्या वो फिर से उसके पास आएगी? क्या उसका बेटा उसे अपना पिता कहेगा? लंबा साइलेंस। दोस्तों, फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। खुला अंत। एलिस की आंखों में हैरानी है या प्यार, या फिर मैथ्यू सिर्फ एक भूत है जिसे वो पहचानने से इनकार कर देगी। दोस्तों, ब्लैक सैंड सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने दूसरे के दर्द को अपनी सीढ़ी बनाया और फिर उसी सीढ़ी से गिरकर ऐसे टूटा कि उबर नहीं पाया। ये कहानी बताती है कि कैसे सफलता का भूत आपको आपका असली चेहरा भुला देता है। मैथ्यू ने जो चुराया उसे वो बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने हत्या की, झूठ बोले और अंत में खुद को ही मार डाला। समाज की नजरों से, एलिस की नजरों से, अपने बेटे की नजरों से। डार्क म्यूजिक। कहानी खत्म हो गई है दोस्तों, लेकिन सवाल आपके लिए है, क्या मैथ्यू सजा का हकदार था या फिर वो खुद एक शिकार था अपनी महत्वाकांक्षा का? आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये विस्तृत एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए सिनेमा है कि जादू बनता रहेगा। म्यूजिक फीड आउट।